आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं आकाश एनजी सिस्टम के बारे में। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने किस प्रकार से एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई थी, जहां पर उन्होंने मल्टीपल पाकिस्तानी एरियल थ्रेट्स को काउंटर किया था। और उसके बाद से देश भर की नजर आकाश के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट, जिसको हम आकाश एनजी के नाम से जानते हैं, उस पर आकर टिक गई। लेकिन आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी करी गई है, जिसने पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल ला दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ने जो यूजर इवेल्युएशन ट्रायल है उसको पूरा कर लिया है। और ये जो आकाश एनजी था, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट था, जिसने यूजर इवेल्युएशन ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और अब ये सिस्टम इंडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि आकाश के बेस वेरिएंट की तुलना में ये जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, इसका रिएक्शन टाइम भी काफ़ी क्विक है और रिलोडिंग टाइम भी काफ़ी कम हुआ है, जो कि इसको कॉम्बैट के दौरान एक क्लियर एडवांटेज प्रदान करेगा। वहीं ये सिस्टम 35 से लेकर 70 किलोमीटर की जो इफेक्टिव एंगेजमेंट रेंज है उसको भी प्रदान करता है। और क्योंकि इसमें जो एसा बेट सीकर है वो यूज़ किए गए हैं और दूसरे जो एडवांस सिस्टम है वो यूज़ किए गए हैं, जिसमें पैसिव ट्रैकिंग भी हमें देखने को मिलती है, तो इसके चलते एनिमी के जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना भी इसके लिए काफ़ी आसान है। और अब एक बड़े ऑर्डर का इंतजार है, जो कि आकाश एनजी को लेकर कभी भी दिया जा सकता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, जबकि इसमें बीडीएल, बीईएल और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स इंडिया की तरफ से और भी दूसरे जो कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसका प्राइमरी पर्पस जो है फाइटर जेट्स को एंगेज करना, हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करना, ड्रोन हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, या फिर जो लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स है उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना है। और आने वाले भविष्य में ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाली है। तो देखते हैं इसके ऑर्डर कब प्लेस किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है टाटा वैप को लेकर के। दोस्तों, टाटा वैप को लेकर हम सब तो जानते हैं कि भारतीय थल सेना अभी इसको कंसीडर कर रही है, लेकिन आप सबको पता ही है कि भारत ने मोरक्को के साथ ऑलरेडी टाटा वैप, जो कि 8x8 प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर डील फाइनलाइज करी थी। तो आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि रॉयल मोरक्कन आर्मी को टाटा वैप का जो पहला बैच है ये आज हैंड ओवर कर दिया गया है। और अब टाटा जो वैप है ऑफिशियली मोरक्कन आर्मी का हिस्सा बन चुकी है। आपको बता दें कि टाटा वैप को लेकर यूं तो इंडियन आर्मी में अभी भी उठापटक चल रही है, लेकिन जो पोटेंशियल बायर हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। टाटा वैप को हम लोग व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म के तौर पे भी जानते हैं, जो कि 8x8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल है, जो कि भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से विकसित करी गई है। और इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिलता है। इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य एक ही था कि ये मॉडर्न मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर के साथ साथ बैटलफील्ड में वर्सेटिलिटी को भी प्रदान करे। और इसे फिलहाल तो इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसे जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनके तरफ से विशेष जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। टाटा वैप कितनी कैपेबल है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये बेसिकली एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसका उपयोग अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। यानी इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। वहीं इसमें एक बाकायदा टैरेट भी इंटीग्रेट की जा सकती है, जिससे ये एक लाइट टैंक की भूमिका भी निभा सकता है। वहीं इसमें हमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसके चलते ये पानी में भी फ्लोट कर सकता है, यानी ज़मीन में चलने के साथ साथ पानी में भी ये फ्लोट करने में सक्षम है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इससे ब्लास्ट प्रोटेक्शन और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दोनों तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पर इसमें स्टेनैग लेवल की जो सुरक्षा है वो मिल जाती है। और इसमें स्केलेबल आर्मर भी यूज़ होता है, जो कि मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट किया जा सकता है। अब भारतीय थल सेना इसको लेगी या नहीं लेगी वो तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन मोरक्कन आर्मी को पहला बैच डिलीवर किया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत लगातार अपनी जो मिसाइल अटैक कैपेबिलिटी है इसको एनहांस करने में लगा है, और एक के बाद एक जो बड़े टेस्ट हैं वो आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में कल जब पूरा देश लगभग सो रहा था, तभी डीआरडीओ की तरफ से एक घातक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। लेकिन ये घातक मिसाइल कोई एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये एक शिप लॉन्च या शी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसको आप सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हैं। और इसे बे ऑफ बंगाल से टेस्ट किया गया था। यहाँ पर भारत का एक क्लियर मैसेज था कि भारत जब भी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात आएगी तो जल, थल और नभ तीनों जगह से अटैक करने में सक्षम है। इसके पहले भारत की तरफ से 3240 किलोमीटर की जो एक टेस्ट रेंज थी उसको डिक्लेयर किया गया था, और कहा गया था कि इसके लिए बाकायदा नोटम इशू करके कि हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे।
हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है कि ये किस मिसाइल का या मिसाइल की किस वेरिएंट का टेस्ट था, लेकिन इसको देखने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये मिसाइल कोई और मिसाइल नहीं थी बल्कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसको पोटेंशियली भारत की जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत है, इससे फायर किया गया है। हालांकि कुछ स्पेकुलेशन ऐसे भी हैं जहां पर K5 होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स क्लियरली ये बताते हैं कि संभावित है कि ये मिसाइल K4 बैलिस्टिक मिसाइल ही है, जिसको भारत के सबमरीन से लॉन्च किया गया हो। भारत लगातार अपने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को काफी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है और इससे पहले 2024 में हमें एक टेस्ट देखने को मिला था जहां पर न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था भारत की सबमरीन से वे ऑफ बंगाल में ही। और अब माना जा रहा है कि ये मिसाइल भी, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी सबमरीन से ही लॉन्च किया गया है। आने वाले भविष्य में हमें जो 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली K5 मिसाइल और भविष्य में 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है, इसके टेस्ट होते भी नजर आएंगे। और ये इंडिकेशन है कि भारत इस बार अपने आप को और भी ज़्यादा तैयार कर रहा है ताकि भविष्य की कोई भी थ्रेट से निपटा जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर काफी लंबे अरसे से कोई बड़ी अपडेट हमें सामने देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुपर सुखोई को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है, जहां पर उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाए जाने पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने एक एम्बिशियस टारगेट को सेट कर दिया है, जहां पर वो सुखोई 30 MKI में, या यूं कह ले भविष्य में सुपर सुखोई प्रोग्राम में 78% जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे या उस लेवल पर जाने का प्रयास करेंगे। ये जो मूव है काफी महत्वपूर्ण है, जो कि सुखोई 30 MKI के मिड लाइफ अपग्रेड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इनको दिया जाएगा। और प्रयास यही है कि कम से कम जो डिपेंडेंसी है अब रूस पे रखी जाए पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लेकर के, क्योंकि आप सबको पता है कि जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो स्पेयर और दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको लेकर के भारत में काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि हम कैसे उनको सोर्स करेंगे। और उसी दौरान बड़े पैमाने पर पार्ट्स को इंडिजिनाइज करने का जो मिशन है वो शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें सुपर सुखोई प्रोग्राम में देखने को मिलने वाली हैं, जहाँ पर अभी तक एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम थे जिन्हें इंडिजनाइज किया जा रहा था, लेकिन अब बहुत सारे जो लार्ज स्केल कंपोनेंट्स हैं इन्हें भी भारत में डोमेस्टिकली बनाया जाएगा, जैसे कि सेंसर्स हो गए, एवियोनिक्स हो गए, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच, वेपन हो गए या फिर इंजन कंपोनेंट्स हो गए, ये भी भारत में ही बनाए जाएंगे। और इसके थ्रू हम 78% तक जो इंडिजनाइजेशन है इसका वो कर पाएंगे, जो कि निस्संदेह रूस पर हमारी ओवर डिपेंडेंसी को कम करेगा। तो भारत यहाँ पर हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे भविष्य में हमारे जो मेन फाइटर जेट्स हैं इनके फ्लीट को मेंटेन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सुपर सुखोई प्रोग्राम की उड़ान में अभी भी तकरीबन 2 से 3 वर्ष का वेट हमें करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।